साथियों नमस्कार, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन। साथियों, टॉपिक चल रहा था मानव रोग, और मानव रोग की बात करेंगे तो आज आएगा आनुवंशिक रोग, जो जेनेटिक्स डिजीज होते हैं, जो सभी प्रकार के प्रतियोगिता एग्जाम में पूछ लिया जाता है। विशेष तौर पे रीट के स्टूडेंट हैं, वहाँ उनके लिए यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। ठीक है, तो बात करेंगे पुलिस, पटवार, रेलवे, एसएससी सभी से जुड़ा हुआ एग्जाम जिनमें मानव रोग से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। और आज रहेगा लास्ट है ह्यूमन डिजीज के अंदर आनुवंशिक रोग। देखो, इससे पढ़ने से पहले मैं दो बात आपको यहाँ बता देता हूँ। पहली तो होती है कि सभी आनुवंशिक रोग जन्मजात होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, सभी जन्मजात रोग आनुवंशिक नहीं होते। ठीक है ना। देखो, पहली बात तो यह है कि सभी आनुवंशिक रोग जन्मजात होते हैं। जितने भी आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक रोग कौन से हैं? जैसे आपके कलर विजन है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, पटाउ सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, ये सभी आनुवंशिक रोग है। वे व्यक्ति के जन्म के समय ही उसके साथ जन्म लेके आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी आनुवंशिक रोग है वो जन्म के समय ही हो जाते हैं उनको, यानी जन्मजात होते हैं। और वो जन्मजात रोग जिनका कोई इलाज नहीं है, तो इनको ऐसा भी कह सकते हो कि ये रोग कैसे रोग है, ये सभी स्थायी रोग है। कैसे रोग है? स्थायी। आपने पहले जितने भी रोग पढ़े वो सभी अस्थायी रोग होते हैं। वो समय के अनुसार दवाइयों से नष्ट हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, लेकिन आनुवंशिक रोग कभी भी नष्ट होने वाले नहीं होते। तो ये भी इनका बहुत बड़ा एक मुख्य कारण होता है कि ये रोग कैसे होते हैं? स्थायी रोग होते हैं। तो सभी आनुवंशिक रोग जन्मजात होते हैं, लेकिन सभी जन्मजात रोग आनुवंशिक नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा किसी अपने माता के पेट में पल रहा है, अगर वो माता गर्भावस्था या गर्भवती होती है, उसमें कहीं भी जा रही होती है, या कोई भी दुर्घटना होती है, या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि बच्चे के जब पेट में पल रहा होता है, गर्भ होता है, उसके चोट लगने से उसका कोई भी शरीर का कोई भी अंग अगर डैमेज हो जाता है, और जन्म के समय से अगर वो यानी डैमेज प्रकार का अगर वो जन्म लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन है तो जन्म के समय ना। ठीक है, तो सभी जन्मजात रोग आनुवंशिक नहीं होते, ये ध्यान रखना आपको। अब मैं बात करूं कि आनुवंशिक रोग कौन कौन से होते हैं। तो आनुवंशिक रोग मुख्य तौर पे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक तो होते हैं जीन के आधार पे, एक होते हैं गुणसूत्रों के आधार पे। तो कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। तो आपने ये तो पढ़ ही लिया कि आनुवंशिक रोग क्या होते हैं? स्थायी रोग होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी रोग होते हैं। अब ये बात है कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होते हैं जीन के आधार पर, दूसरे होते हैं गुण सूत्रों के आधार पर। अब पहली बात तो ये बता देता हूं कि जीन क्या होते हैं, गुणसूत्र क्या होते हैं। डीएनए के सूक्ष्म कण जीन कहलाते हैं। तो देखो, डीएनए, ये डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए के सूक्ष्म कण, डीएनए के सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। ठीक है। गुणसूत्र क्या होते हैं? तो गुणसूत्र हमारे शरीर के जब कोशिकाओं का विभाजन होता है, ठीक है, तो क्रोमैटिन सूत्र, कोशिकाओं का जब विभाजन होता है तो क्रोमैटिन सूत्र सूख कर यानी निर्जलीकृत होकर छोटे और चपटे बन जाते हैं, उनको गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन होता है।
क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन। तो प्रोटीन और डीएनए से किसका निर्माण होता है? गुणसूत्रों का। और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में, वो भले ही वो महिला हो या पुरुष हो, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, या कह दो 23 जोड़ी होती है। क्या होती है? 46 या 23। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती है कि गुणसूत्रों की संख्या 46 से 45 हो सकती है, 47 भी हो सकती है, यानी कि उनकी संख्या में बदलाव आ गया। क्या आ गया? संख्या में बदलाव आ गया। तो गुणसूत्रों के आधार पर आनुवांशिक रोग दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। दूसरा होता है संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। बात को समझना, आनुवांशिक रोग दो प्रकार के होते हैं, जीन के आधार पे, गुणसूत्रों के आधार पे। जीन क्या होते हैं? डीएनए के सूक्ष्म कण जीन कहलाते हैं, और डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है। अब जीन के बाद में अगला आता है गुणसूत्रों के आधार पे। गुणसूत्र क्या होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से मिलकर गुणसूत्रों का निर्माण होता है, और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी होता है। गुणसूत्रों का निर्माण कैसे होता है? तो कोशिका के विभाजन के समय, कोशिका के विभाजन के समय क्रोमेटिन सूत्र निर्जलीकृत होकर छोटे और चपटे बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। अब गुणसूत्रों की संख्या कम हो सकती है, ज्यादा हो सकते हैं, कोई भी गुणसूत्र कहीं से टूटकर कहीं भी जुड़ सकता है। तो इस आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं, संख्या के आधार पे होते हैं, दूसरे संरचना के आधार पे होते हैं। अब मैं नंबर 1 लेता हूं, जीन के आधार पे गुणसूत्रों के, जीन के आधार पे आनुवांशिक रोग कौन से होते हैं? तो जीन के आधार पे पहला जो रोग आता है वो आपका वर्णनांता या कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस, या इनको कहते हैं डाल्टोनिज्म। डाल्टोनिज्म, तो डाल्टोनिज्म किस रोग का नाम है? तो कलर विजन का ही नाम है। ठीक है। इस रोग की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम हॉर्नर है। क्या नाम है? हॉर्नर। हॉर्नर नाम के व्यक्ति ने डाल्टोनिज्म या कलर विजन के रोग की खोज की थी। अब इसमें क्या होता है? इसमें पीड़ित व्यक्ति को लाल व हरा रंग के विभेद करने में बाधा उत्पन्न होती है। आपके पुलिस पटवार रेलवे एसएससी के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीट यहाँ से हुआ है कि कलर विजन में कौन से रंगों को पहचानने में कठिनाई महसूस होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि हरा और लाल। कभी कभी ऑप्शन में हरा लाल नहीं आता, तो आपका जवाब होना चाहिए प्राथमिक रंग। और प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला होता है, RGB होता है। ठीक है। ये आपका कौन सा है? डाल्टोनिज्म या कलर विजन खोज करने वाला व्यक्ति हॉर्नर होता है। और इसका जो रोगी होगा, यानी कि डाल्टोनिज्म कलर विजन का जो रोगी होता है वो पुरुष होते हैं। रोगी कौन होते हैं? ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके रोगी कौन होते हैं? इसके रोगी केवल और केवल पुरुष होते हैं। लेकिन होते किसकी वजह से होते हैं? यानी वहाँ का काम कौन करती है? तो वहाँ का काम महिला करती है। और महिला रोगी हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है, लेकिन किस कंडीशन में? उस महिला के दोनों गुणसूत्र XX दोनों प्रभावित होते हैं। अब ये XX क्या होता है अभी मैं गुणसूत्रों में समझा दूंगा। ठीक है ना। तो डाल्टोनिज्म कलर विजन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम हॉर्नर है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को लाल व हरे रंग के विभेद करने में बाधा उत्पन्न होती है। इसका रोगजनक जो रोगी होता है वो पुरुष होता है, वहाँ का काम महिला करती है। और महिला रोगी तब होगी जब इसके दोनों गुणसूत्र XX से प्रभावित होते हैं। ये आपका डाल्टोनिज्म या कलर विजन इसका रोग है। अगला जो रोग आता है वो आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया। अब देखो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया क्या होता है कि हीमोफीलिया रोग होता है किसी भी व्यक्ति के शरीर में जब चोट लग जाती है ना, चोट लगने के 2 से 5 मिनट के भीतर रक्त का थक्का जम जाता है। क्या होता है? रक्त का थक्का जम जाता है 2 से 5 मिनट के भीतर। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के शरीर में
2 से 5 मिनट के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता तो उसको कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया। यानी 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। और इसके हीमोफीलिया के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम था हेल्डन। और हेल्डन ने इस रोग को सर्वप्रथम किसमें खोजा? महारानी विक्टोरिया में। किसमें खोजा? महारानी विक्टोरिया में खोजा। और महारानी विक्टोरिया में इस रोग की खोज होने के कारण इस रोग का नाम रॉयल डिजीज यानी शाही रोग है। तो देखो हेल्डन के अनुसार इसका जो पहला रोगी महारानी विक्टोरिया, पहला इसका जो सबूत कह सकते हो तो किसमें मिला? महारानी विक्टोरिया। और महारानी विक्टोरिया के बारे में आपने भारत के इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के अंदर खूब अच्छे से पढ़ा होगा। तो महारानी विक्टोरिया का संबंध किस रोग से है? हीमोफीलिया रोग से। इसी वजह से इस रोग का नाम शाही रोग, रॉयल डिजीज, सेठों की बीमारी, धनी सेठों की बीमारी, अमीरों की बीमारी, कई इसके नाम हो गए। ठीक है ना। तो रक्त का थक्का नहीं जमना क्या कहलाता है? हीमोफीलिया कहलाता है। किसने खोजा? हेल्डन ने खोजा। किसमें खोजा? महारानी विक्टोरिया में खोजा। क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। और इसमें अगला रोग आता है जीन के आधार में, अगला रोग आता है कौन सा? थैलेसीमिया। कौन सा रोग आता है? थैलेसीमिया। अब क्या होता है? इसमें बच्चे के अंदर रक्त का शुद्धिकरण दोषपूर्ण होता है। देखो आपको पता है कि रक्त का शुद्धिकरण, मैंने आपको याद है तो रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ाया, उसमें रक्त के संचरण के बारे में, रक्त के शुद्धिकरण के बारे में अच्छे से विस्तार से आप समझाया। उस समय रक्त का शुद्धिकरण होता है किडनी में। कहाँ होता है? किडनी में। और रक्त का शुद्धिकरण अगर अच्छे ढंग से नहीं होगा तो उस व्यक्ति को रोग हो जाएगा। रोग का नाम क्या होता है? थैलेसीमिया। तो रक्त का शुद्धिकरण दोषपूर्ण होता है। कैसे होता है? दोषपूर्ण होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण कैसा होता है? दोषपूर्ण। किसमें? थैलेसीमिया में। इसलिए बच्चे का रक्त बार बार बदला जाता है। और आप जानते हो कि अगर 24 घंटे में, 12 घंटे में रक्त बदलना आसान प्रोसेस नहीं होती और नतीजा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये आपके जीन के आधार पर रोग थे। ये जीन के आधार पे 3 याद करना, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और कलर विजन। अब आ जाता है अगला इधर संख्या के आधार पे। मैंने आपको बताया पुरुषों और महिलाओं में दोनों में गुणसूत्रों की संख्या फिक्स है कितनी? 46। पुरुष की मैं अगर बात करूं, पुरुष में गुणसूत्र होते हैं 22 और महिला में होते हैं 22। यहाँ तक तो दोनों में कॉमन है। 23वां गुणसूत्र पुरुषों में XY होता है और महिलाओं में XX होता है। ठीक है। संख्या का मतलब दोनों के टोटल संख्या 46 से क्या होगी? या तो कम या ज्यादा। पहले मैं वर्दी की मैं बात कर लेता हूं। तो पहला रोग आता है, सबसे पहला रोग होता है वो होता है डाउन सिंड्रोम। कौन सा होता है? डाउन सिंड्रोम। अब देखो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ये थोड़ा सा बता दो सिंड्रोम क्या है। सिंड्रोम केवल एक रोग नहीं है, रोगों का समूह होता है सिंड्रोम। ठीक है ना। जैसा आपने एड्स में भी पढ़ा होगा ये चीज। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है? 21वें गुणसूत्र में वृद्धि। 21वें गुणसूत्र में वृद्धि। जब 21वें गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 21 2 बार हो जाती है तो टोटल संख्या 47 हो जाएगी। और एक डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र में वृद्धि के कारण होता है। 21वें गुणसूत्र में वृद्धि के कारण कौन सा रोग होता है? ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना चाहिए डाउन सिंड्रोम। अगला आता है एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा आता है? एडवर्ड सिंड्रोम। और एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है? 18वें गुणसूत्र में वृद्धि। 18वें गुणसूत्र में वृद्धि। तो 18वें गुणसूत्र की वजह से कौन सा रोग होता है? एडवर्ड सिंड्रोम। और तीसरा आता है आपका पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम। और जो पटाऊ सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है? 13वें
गुणसूत्र में वृद्धि। 13वें गुणसूत्र में वृद्धि से कौन सा रोग होता है? पटाऊ सिंड्रोम। तो देखो 21वें गुणसूत्र में वृद्धि डाउन सिंड्रोम, 18वें से एडवर्ड सिंड्रोम, 13वें से पटाऊ सिंड्रोम। अब दो नाम और सुनोगे, एक तो आपने नाम सुना होगा टर्नर सिंड्रोम, एक आपने सुना होगा क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ये भी मैं चर्चा यहीं कर लेता हूँ। इसमें क्या होता है थोड़ा सा ये भी देख लो आप। इससे मैं संख्या के आधार पे बता रहा हूँ, मैं संख्या के आधार पे संरचना बता रहा हूँ। तो अगला रोग आता है कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। पहली बात होता है कि टर्नर सिंड्रोम रोग का संबंध किससे है? तो केवल महिलाओं से। क्या होता है? केवल महिलाओं से होता है। इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या एक कम हो जाती है। क्या हो जाता है इसमें? गुणसूत्रों की संख्या एक कम हो जाती है, और 46 से एक कम हो जाएगी तो टोटल संख्या कितनी रह जाती है? 45 रह जाती है। तो टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं में होता है। इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 46 से एक कम 45, यानी एक कम हो जाती है। वैसे 46 होना चाहिए था, 45 रह जाता है। और व्यक्ति किसी महिला में अगर एक गुणसूत्र कम होगा तो उसकी वजह से उसका शरीर अल्प विकसित रह जाएगा। उसके शरीर के जो स्तन होते हैं उनका विकास नहीं होगा। शरीर के जो महिलाओं की तरह शरीर बनना चाहिए तो वो नहीं बन पाएगा। किसमें? टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है ना। तो टर्नर सिंड्रोम केवल महिलाओं से होता है। 45वें गुणसूत्र की वजह से शरीर अल्प विकसित रह जाता है। अगला आता है आपका क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, कौन सा रोग है? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? 22वें गुणसूत्र में। देखो पहली बात तो यह है कि ये किस में होता है? तो ये केवल और केवल पुरुषों में होता है। और 22वां जो गुणसूत्र है उसमें एक वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि होने से टोटल गुणसूत्रों की संख्या तो देखो 44 प्लस 45 और 46 और 47, इस प्रकार गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। 22 कॉमन होना चाहिए था। पुरुषों के अंदर X और Y होना चाहिए था, लेकिन 45वें गुणसूत्र में 22वें गुणसूत्र में वृद्धि होने से ये 45, 46 और 47 हो जाएगी। तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 गुणसूत्र इसमें हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या है? पुरुषों का जो शरीर है वो महिलाओं की तरह होते हैं, महिला की तरह वो आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। ये था आपके संख्या के आधार पे। अब थोड़ा सा बच के आपको संरचना के आधार पे। तो संरचना में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या उतनी रहती है, 46 के 46 रहती है, लेकिन एक जगह से टूटकर दूसरी जगह के साथ जुड़ जाते हैं। किसमें? संरचना के आधार पे। अब संरचना के आधार पे कौन कौन से होते हैं वो भी आपके साथ में चर्चा कर लेता हूं। तो संरचना में पहला आता है माजार कंद्रन। कौन सा रोग? माजार कंद्रन, जिसको बोला जाता है केटे कराई। अब देखो गुणसूत्रों की संख्या उतनी रहेगी, गुणसूत्र संख्या उतनी ही रहेगी, लेकिन 5वां गुणसूत्र टूटकर 15वें गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है। इसमें क्या होता है? 5वां गुणसूत्र टूटकर 15वें गुणसूत्र में जुड़ जाता है। बात को समझना कि 5वां गुणसूत्र टूटेगा, किस में जुड़ेगा? 15 में जुड़ेगा। तो गिनती तो उतनी रहेगी, नई चीज नहीं रहेगी, लेकिन उसकी वजह से उस बच्चे का शरीर का जो विकास होता है, वो चेहरा होता है वो लंबा हो जाएगा, है ना। यानी बच्चे की जो आवाज़ वो पतली होकर बिल्ली बोलता है, बिल्ली की तरह आवाज़ निकलेगा, इसलिए उसका नाम केट क्राई या माजार कंद्रन होता है। ठीक है। इसी प्रकार अगला रोग आता है फिलोडेल्फिया। फिलोडेल्फिया 22, इसका नाम होता है फिलोडेल्फिया 22। इसमें क्या होता है कि 22वां गुणसूत्र टूटेगा वहां से और टूट के नोक के साथ जुड़ जाएगा। बात को समझना। फिलोडेल्फिया 22 में क्या होता है? 22वां गुणसूत्र टूटकर 90वें गुणसूत्र में या 90वें गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है।
जुड़ जाता है। ठीक है, ये आपका था कौन सा, फिलोडेल्फिया वाइस, जिसका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसको रक्त का कैंसर भी कहते हैं, यानी रक्त का कैंसर भी फिलोडेल्फिया वाइस ही होता है। ये था आपके संरचना के आधार पे, गुणसूत्र के आधार पे रोग, उनमें संख्या के आधार पे और फिर संरचना के आधार पे रोग। तो आनुवंशिक रोगों की चर्चा यहाँ पे कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय समर्पण।